हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पाठ 6 जय प्रक्रम। और आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वह है संवहन और मानव संवहन तंत्र और मानव संवहन तंत्र के अवयव। तो क्या होता है संवहन या क्या होता है मानव संवहन तंत्र? संवहन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेट करना मीन्स एक वस्तु को या एक पदार्थ को एक जहां से दूसरे जहां तक पहुंचाना। एंड मानव संवहन तंत्र इसे क्या बोलेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे संवहन को हम परिसंचरण भी बोल सकते हैं। तो मानव परिसंचरण तंत्र वह भी वही है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या होता है संवहन? मनुष्यों में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। अर्थात मनुष्य में हम जानते हैं मानव शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। और कोशिकाओं को भी ऊर्जा प्राप्ति चाहिए। कोशिकाओं को अपने कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मनुष्य में भोजन को, ऑक्सीजन को व अन्य आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने के लिए एक स्पेशल प्रकार का, एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। और हमारे पास अंगों का एक समूह पाया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। तो मनुष्यों में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। इसे इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। आप बताती है कि मानव संवहन तंत्र के कौन कौन से अवयव हैं? मानव संवहन तंत्र के मुख्यतः 4 अवयव हैं। सबसे पहला है रुधिर। रुधिर को हम रक्त भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है। दूसरा है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं क्या होंगी? जो रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक है धमनी, दूसरी है शिरा। धमनी को हम बोलते हैं आर्टरी, ARTERY, और शिरा को बोलते हैं वेन, VEIN। मानव संवहन तंत्र का तीसरा और सबसे मुख्य अवयव जो है वह है हृदय। हृदय को बोलते हैं हार्ट। और एक चौथा अवयव जो है वह है लसिका। लसिका को बोलते हैं लिम्फ। अब मानव संवहन तंत्र के इन 4 अवयव के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रुधिर, रुधिर वाहिकाएं, धमनी, शिरा, हृदय और लसिका के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रुधिर की। अब क्या है रुधिर? रुधिर जिसे रक्त या ब्लड बोलते हैं, यह मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना है। सबसे पहला है रुधिर कणिकाएं। इसे रुधिर कोशिकाएं भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स बोल देते हैं, इन्हें ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं। कोशिका को सेल बोला जाता है। ये दोनों एक ही बात है। कणिकाएं वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि ये कणों के आकार की होती हैं। इसका मतलब इनका आकार बहुत छोटा होता है। और रुधिर का मुख्यतः दूसरा भाग जो है वो कौन सा है? हमारे पास प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अब सबसे पहले बात आता है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स। अब जो रुधिर है उसमें 3 प्रकार की कणिकाएं या 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मानव रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं या कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और शॉर्ट फॉर्म इसकी है RBC। आपने RBC के बारे में सुना होगा। जब भी हमारे पास खून की कमी होती है या हमें लगता है कि हम डॉक्टर्स के पास टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो जब हमारे ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ब्लड का टेस्ट दिया जाता है, तो उसमें वो देखते हैं कि हमारी RBC कितनी है, हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। तो यह है हमारे पास रक्त का, जो ये हमारे पास पहली प्रकार की कोशिका है, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो रक्त को लाल करता है। हम कहते हैं जो हमारे खून है वो लाल रंग का है। तो वो लाल रंग किस वजह से है? यह हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन नाम के एक वर्णक के कारण यह रक्त को लाल करता है और यह शरीर में O2 और CO2 के वहन में सहायक है। हम जानते हैं, हमने श्वसन के टॉपिक में पढ़ा भी है। हमने श्वसन टॉपिक में पढ़ा कि हमारे जितने भी शरीर के भाग हैं उन सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो उस ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक। वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का यौगिक बनाएगा
और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अवस्था में वह शरीर के सही भागों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो यह हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? मानव रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर, जिसे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या आरबीसी बोलते हैं। तो यह शरीर में O2 और CO2 के वहन में सहायक है। यह है रुधिर में पाई जाने वाली पहली प्रकार की कोशिका। आप दूसरी हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। हम जानते हैं श्वेत को सफेद भी बोलते हैं, इसलिए इन्हें बोलेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, और शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम क्या है? WBC। अब ये WBC क्या करती है? यह शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। हम कहते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा करने के लिए हमारा शरीर जो है सूक्ष्म जीवों को अपने आप से ही मार सकता है, या ये कहें हमारा शरीर हमें रोगों से बचाने की कोशिश करता है, रोगों से बचाता है। तो वो किस वजह से बचाता है? हमारे रुधिर के अंदर एक WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और इनकी वजह से ही हम रोग मुक्त रहते हैं। तो यह शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। अब ये ब्लड प्लेटलेट्स का क्या रोल है, इनकी क्या भूमिका है? जब भी हमें कोई चोट लग जाती है और चोट लगने पर शरीर से ब्लड यानी कि खून हमारा बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा होता है, तो जो मानव रुधिर में ये जो स्पेशल कोशिकाएं हैं जिन्हें हम रक्त प्लेटलेट्स या रुधिर प्लेटलेट्स या बिंबाणु बोलते हैं, ये क्या करती हैं? यह अत्यधिक रक्तस्राव के समय रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। थक्का मीन्स उसकी एक पपड़ी बना देंगे, जिससे थोड़ी देर के बाद खून बहते बहते अपने आप रुक जाएगा और हमारी बॉडी से खून जो है वो लगातार नहीं बहता रहेगा, जिससे हमारे पास शरीर में खून की कमी नहीं होगी। तो ये है इनका रोल, रक्त प्लेटलेट्स या बिंबाणु। यदि बाई चांस शरीर में इनकी कमी हो जाए तो उस समय में क्या है? ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। इसका मतलब मानव शरीर से यदि रक्त का स्राव हो रहा है तो वह नहीं रुकेगा, और अंत में क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। तो ये है हमारे पास बिंबाणु का रोल। तो मानव शरीर में ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। रुधिर कणिकाएं बोल दी या रुधिर कोशिकाएं। सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा हमने पढ़ा श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स या बिंबाणु। अब बात आती है मानव रुधिर का दूसरा जो मुख्य भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अब क्या है प्लाज्मा और क्या है इसका रोल? रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा, यह क्या होता है? यह पीले रंग का एक तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल पाया जाता है तथा 10% अन्य भाग जैसे प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन तथा खनिज तत्व होते हैं। तो मीन्स हमारे शरीर के अंदर रुधिर में मुख्यतः 2 भाग हैं। पहला तो रुधिर कोशिकाएं जो 3 प्रकार की थी, और दूसरा क्या है? रक्त प्लाज्मा। यह पीले रंग का तरल पदार्थ है, इसमें 90% जल और बाकी जो 10% है वो क्या होंगे? प्रोटीन और खनिज तत्व। प्रोटीन भी कौन से हैं? मेनली एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। यह अब इसका कार्य क्या है? यह भोजन, CO2 तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है, अर्थात ये इन्हें अपना शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इन विषैले पदार्थों को जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य वर्ज्य पदार्थ निकल रहे हैं नाइट्रोजन युक्त, ठीक है, और साथ साथ ये भोजन के वहन में भी भूमिका निभाता है। ये था हमारे पास पहला भाग रुधिर रक्त के बारे में। अब मानव संवहन तंत्र का जो दूसरा अवयव है वो है हमारे पास रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं जिसे हम ब्लड सेल्स बोलते हैं या ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब ये क्या है? हमारे पास कितने प्रकार के और इनके क्या रोल हैं? मानव संवहन तंत्र में रुधिर वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है धमनी, जिसे हम बोलते हैं आर्टरी। दूसरी है शिरा को क्या बोलते हैं? वेन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में अंतर। ये हमारे पास बहुत बार पूछा भी जाता है। अब धमनी क्या करती है और शिरा क्या करती है? सबसे पहले धमनी, यह ऑक्सीजन जनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। अब क्या होता है ऑक्सीजन जनित रुधिर? ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उस रुधिर को हम ऑक्सीजन जनित रुधिर बोलते हैं। तो धमनी क्या करती है? यह ऑक्सीजन जनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। अब इसका एक अपवाद है। मेनली जो हमारे पास धमनी का रोल क्या है? उसने ऑक्सीजन जनित रुधिर को लेके जाना है, हृदय से लेके जाना है शरीर के सही भागों तक। लेकिन इसका अपवाद क्या है? अपवाद है फुफ्फुस धमनी।
अब फुफ्फुस धमनी क्या है? एक ऐसी धमनी है कि जो इसका उल्टा काम करेगी, वो वी ऑक्सीजनित रुधिर को, वी ऑक्सीजनित मीन जब रुधिर में से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और वर्ज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उसके अंदर आ जाती हैं, तो उस रुधिर को बोलते हैं वी ऑक्सीजनित रुधिर। तो यह फुफ्फुस धमनी क्या करती है? यह वी ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर जाती है, जबकि धमनियां नॉर्मली क्या करती हैं? वो ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर जाती हैं। तो इसलिए ये एक अपवाद है। अगली बात धमनी के बारे में, इनकी भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। तीसरी बात, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, इनमें वाल्व नहीं होते जो रुधिर प्रवाह को रोकें, और ये ऊतकों के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, ये सतह पर नहीं होती, ये ऊतक के नीचे पाई जाती है। अब हम शिरा के साथ डिफरेंस देखें तो देखिए, सबसे पहला हमने धमनी का पॉइंट पढ़ा, जिससे आप शिरा का आसानी से याद कर सकते हैं पॉइंट। धमनी में पहला पॉइंट क्या था? यह ऑक्सीजनिक रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजनिक रुधिर मीन शुद्ध खून या शुद्ध रक्त की बात करें। और शिरा क्या करती है? यह वी ऑक्सीजनिक रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से या विभिन्न अंगों से इकट्ठा करके हृदय तक लेकर जाती है। तो इनका रोल क्या है? ये वी ऑक्सीजनिक रुधिर, वी ऑक्सीजनिक जैसे मैंने आपको बताया, रुधिर में से जब ऑक्सीजन बाहर निकाल ली जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ आ जाते हैं, तो रुधिर वी ऑक्सीजनित हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो यह वी ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से इकट्ठा करेंगी और उसे हृदय तक लेकर जाती है। जैसे वहां पर धमनी के केस में एक अपवाद था, फुफ्फुस धमनी, जो उल्टा कम करती थी, यानी कि ऑक्सीजनिक की बजाय वी ऑक्सीजनित रुधिर लेकर जाती थी। अब ऐसे ही शिरा के अंदर भी एक अपवाद है, और वह क्या है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा क्या करेगी? यह उल्टा काम करेगी। नॉर्मली शिराएं क्या करती हैं? वी ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर जाती हैं, लेकिन यह क्या करेगी? ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर जाएगी। सेकंड थिंग, यदि धमनी से इनका कंपैरिजन करें, धमनी में सेकंड पॉइंट पड़ा था, इनकी भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, जबकि शिराओं में क्या है? इनकी भित्ति कम मोटी होगी और वो कम लचीली होती है। तीसरी बात, धमनी में हमने पढ़ा था, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, धमनियों में वाल्व नहीं होते। वाल्व क्या है? जो रुधिर प्रवाह के को नियंत्रित करते हैं, रुधिर का प्रवाह कम ज्यादा ना हो जाए उसको नियंत्रित करते हैं, जबकि इनमें क्या है? इनमें वाल्व पाए जाते हैं शिराओं में। अगली बात, धमनी में चौथा पॉइंट पड़ा था, ये ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है, शिराओं में ये सतह पर पाई जाती हैं, अर्थात ये ऊतकों के नीचे नहीं होती, यह सतह पर ही पाई जाती हैं। अब हम करने जा रहे हैं मानव संवहन तंत्र का तीसरा सबसे मुख्य अवयव, मानव हृदय। मानव हृदय जिसे हम ह्यूमन हार्ट भी बोलते हैं। अब क्या है मानव हृदय? क्या है इसकी संरचना और इसके कार्य कैसे है? तो सबसे पहले बात आती है मानव हृदय की। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो हमारे सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है, अर्थात रुधिर को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में सबसे मुख्य भूमिका हमारे पास मानव हृदय की है। यह शरीर को O2 व CO2 दोनों का वहन करता है। अतः ऑक्सीजनित रुधिर, यह O2 व CO2 दोनों का वहन करता है पूरे शरीर में। अतः ऑक्सीजनित रुधिर को CO2 युक्त रुधिर, यानी कि जैसे वी ऑक्सीजनित रुधिर है, हम जानते हैं ऑक्सीजनित रुधिर मीन ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन युक्त रुधिर या हम ये कहें जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, उसको वी ऑक्सीजनित रुधिर कौन सा होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। तो इन दोनों टाइप के रुधिर को हृदय के अंदर मिलने से रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है, कुछ चैम्बर्स में बटा होता है। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। अब कौन कौन से कोष्ठ है? कोष्ठ क्या है? चैम्बर। चैम्बर क्या है? जैसे छोटे छोटे कैबिन टाइप के। तो मानव हृदय के अंदर कुल 4 कैबिन है, 4 चैम्बर है। सबसे पहला है दाया आलिंद, दाया को बोलते हैं राइट और आलिंद को बोलते हैं ऑरिकल, AURICLD। अगला है दाया निलय, राइट वेंट्रिकल, आलिंद को ऑरिकल और निलय को वेंट्रिकल। ऐसे ही बाया आलिंद लेफ्ट ऑरिकल और बाया निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मानव हृदय में कुल 4 कोश हैं, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय और बाया निलय। अब बात आती है कि हमारे पास 2 प्रकार का रुधिर मैंने आपको बताया, एक है वी ऑक्सीजनित रुधिर, दूसरा है ऑक्सीजनित रुधिर। CO2 युक्त रुधिर जिसे हम बोलते हैं वी ऑक्सीजनित रुधिर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब भी DE वर्ड आता है, DE का मतलब है रिमूवल, यानी कि ऑक्सीजन निकालने के बाद जो ब्लड बचता है, जो खून है, उसके बाद CO2 युक्त रुधिर
को CO2 छोड़ने के लिए, अब अपने उस रुधिर में से CO2 को बाहर निकालने के लिए उस रुधिर को फुफ्फुस यानी कि लंग्स जिसे फेफड़े बोलते हैं उनमें जाना होता है और फेफड़ों से वहां ऑक्सीजन मिलती है तथा फुफ्फुस से O2 युक्त रुधिर, O2 युक्त रुधिर कौन सा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वह ब्लड जो है उसको हृदय में लाना होता है। तो यह मतलब मेन क्या है कि CO2 युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है और फुफ्फुस से ऑक्सीजनेटेड रुधिर को हृदय में लाना होता है। तो यह O2 युक्त रुधिर शरीर के शेष हिस्से में हृदय द्वारा पंप किया जाता है। हृदय क्या है? जैसे हमारे घरों में मोटर लगी होती है और उसके बाद आगे पाइपों के कनेक्शन होते हैं, तो मोटर से पानी चलाते हैं तो वो पाइपों के द्वारा नलों में जाता है। तो इसी प्रकार जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है उसको शरीर के विभिन्न हिस्सों में कौन भेजता है? हृदय। शरीर के विभिन्न हिस्सों में हृदय द्वारा पंप किया जाता है, हृदय उसे शरीर के सभी हिस्सों में भेजता है। इस प्रक्रम को निम्नलिखित चरणों के द्वारा समझा जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से चरण हैं, इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा दिखा रहा हूं कि मानव हृदय में रुधिर जो है, रुधिर का वहन किस प्रकार होता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ऊपर दिखाया है फुफ्फुस या फेफड़े। अब हम जानते हैं जब हम सांस लेते हैं, हमने श्वसन टॉपिक में पढ़ा भी है, सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन गैस कहां प्रवेश करती है? हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों से ये आगे रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के सही भागों में पहुंचती है। तो फुफ्फुस फेफड़ों से सबसे पहले फुफ्फुस शिरा द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर हमारे हृदय के बाएं भाग में जाता है और बाएं भाग में कौन से में जाता है? बायां आलिंद। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मली शिराएं क्या करती हैं? वो वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को एक जहां से दूसरी जहां लेकर जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया था एक शिरा ऐसी है फुफ्फुस शिरा, ये क्या करती है? वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को ना ले जाकर ऑक्सीजनित रुधिर को लेके जाती है। कहां से लेके जाती है? फुफ्फुस या फेफड़ों से, और हृदय के पास लेके जाती है और हृदय के कौन से आलिंद में भेजती है? बायां आलिंद। तो फुफ्फुस या फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर बायां आलिंद में प्रवेश करता है। उसके बाद बायां आलिंद से यह बायां नीले में प्रवेश करता है, यह ऑक्सीजनित रुधिर। फिर उस ऑक्सीजनित रुधिर को महाधमनी के द्वारा, हम जानते हैं धमनी क्या करती है? ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के भागों तक पहुंचाती है। तो एक मुख्य धमनी है महाधमनी, इसके द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के सभी अंगों के पास पहुंचता है और यहां पर यह ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। ऑक्सीजन देने के बाद ऑक्सीजन शरीर के भागों पास पहुंच जाती है और शरीर के सही भाग बाद में उस रुधिर में वापस क्या मिला देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ। तो वह रुधिर कैसा हो जाता है? वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर। तो महाशिरा सारे बॉडी के पार्ट से वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को इकट्ठा करती हैं और वो इसे दायां आलिंद में डाल देती हैं। सारा जितना भी शरीर से वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर इकट्ठा होता है वह महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में भेज दिया जाता है। दायां आलिंद से वी ऑक्सीजन रुधिर दायां नीले में जाता है और दायां नीले से सारा का सारा वी ऑक्सीजन रुधिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहां भेज दिया जाता है? फेफड़ों में, यानी कि फुफ्फुस या फेफड़ों में। अब यहां फिर आप देख रहे हैं फुफ्फुस धमनी, ये देखिएगा फुफ्फुस धमनी। नॉर्मली हम जानते हैं धमनी क्या करती है? ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के भागों तक लेकर जाती है हृदय से, लेकिन एक ऐसी धमनी है जो इसका उल्टा काम करती है, अर्थात वो वी ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से फुफ्फुस के पास लेके जाएगी, फेफड़ों के पास लेके जाएगी। तो उस धमनी का नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी। तो याद रखिएगा, एक ऐसी धमनी जो वी ऑक्सीजन रुधिर को हमारे पास हृदय के भागों से फेफड़ों तक ले जाती है, उसका नाम क्या है? हमारे पास फुफ्फुस धमनी। और एक ऐसी शिरा जो ऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुस से हृदय तक लेकर जाती है, उसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत आता है। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूं ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मानव हृदय में यह पूरी प्रक्रिया, रुधिर के वहन की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, अब हम समझेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड रुधिर फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। जब बायां आलिंद शिथिल रहता है, उस समय जब रुधिर आ रहा है उस समय बायां आलिंद कैसा रहेगा? शिथिल रहता है। और जब अगला कोष्ठ, उसके नीचे ही बायां नीले पाया जा रहा है, आप डायग्राम में देख रहे हैं बायां आलिंद के नीचे ही बायां नीले है। तो जब उस समय, जिस समय
हमारा सबसे पहले ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। उस समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। ऊपर वाला आलिंद कैसा है? शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां नीले फैलता है, जब नीचे वाला बायां नीले फैलेगा, तब यह ऑक्सीजनित रुधिर ऊपर से कहां जाएगा? नीचे। तो बायां आलिंद से बायां नीले में चला जाता है और उस समय बायां आलिंद सिकुड़ जाता है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जब भी रुधिर हृदय के किसी भी कोष्ठ में पहले एंटर करेगा, सबसे पहले वो हिस्सा शिथिल अवस्था में होगा, खून उसके अंदर पहुंच जाएगा, और जब उसके नीचे वाला हिस्सा शिथिल अवस्था में आएगा तो ऊपर वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा और खून ऊपर वाले चैम्बर, ऊपर वाले कोष्ठ से नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार बायां आलिंद से बाएं नीले में आया है। अब आगे आता है, यह ऑक्सीजन रुधिर बायां नीले से अब कहां जाएगा? शरीर के सही भागों पास। यह ऑक्सीजन रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचता है और शरीर के विभिन्न भागों को O2 प्रदान करता है। और यह शरीर के, अब बात करें, यह ऑक्सीजन रुधिर महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और वहां शरीर के विभिन्न भागों को O2 प्रदान करता है। और अब O2 देने के बाद वापस क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है तथा यह विऑक्सीजनित हो जाता है। इसका मतलब जो हृदय के अंदर खून पहुंचा ऑक्सीजनित रुधिर सबसे पहले बायां आलिंद से बायां नीले से कहां पहुंच गया? शरीर के सभी अंगों के पास। ऑक्सीजन प्रदान करने के बाद वापस क्या ले ली उसने? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रुधिर कैसा हो गया? विऑक्सीजनित। अब ये विऑक्सीजनित रुधिर हृदय में फिर दोबारा प्रवेश करता है। अब वो कहां जाएगा? इसके बाद शरीर के सभी अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में जाता है। अब पहुंच गया हमारे पास हृदय के दाएं हिस्से में, दायां आलिंद में पहुंच गया। कौन सा रुधिर पहुंचा है? विऑक्सीजनित। जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तो उसके नीचे क्या है? दायां नीले। तब दायां नीले जो है वो शिथिल हो जाता है, अर्थात फैल जाता है, और उस समय यह विऑक्सीजनित रुधिर दायां नीले में चला जाता है। तो दायां आलिंद से कहां पहुंच जाएगा? दायां नीले में। और दायां नीले से यह सारा विऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस धमनी, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, द्वारा फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। अब सारा विऑक्सीजनित रुधिर इकट्ठा होगा, उसे वापस ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सारा रुधिर कहां जाएगा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस को बोलते हैं पल्मोनरी, धमनी को बोलते हैं आर्टरी। यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। और फुफ्फुस क्या करते हैं उस समय? फुफ्फुस इसमें से CO2 गैस जैसे वर्ज्य पदार्थों को निकाल लेते हैं और उन्हें दोबारा O2 प्रदान कर देते हैं, और यह रुधिर वापस ऑक्सीजन रुधिर बन जाता है। और इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, हृदय के जो हमारे पास दो मेन भाग हो गए, एक बायां भाग और दायां भाग। बाएं भाग की तरफ कौन सा रुधिर रहेगा? ऑक्सीजनित रुधिर। और दाएं भाग की तरफ कौन सा रुधिर रहेगा? विऑक्सीजनित रुधिर। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास जुड़े हुए हैं इस हृदय, इसकी संरचनाओं से, इनकी धमनियों से रिलेटेड, शिराओं से रिलेटेड क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है। अब हम यदि आलिंद की तुलना नीले से करें तो आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्त दाब से रुधिर भेजना होता है, क्योंकि बायां आलिंद में जब ऑक्सीजन रुधिर आया है, मैं बायां नीले में गया तो बायां नीले ने उस ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के सभी भागों तक भेजना है और बहुत अधिक प्रेशर से भेजना है, तो इसलिए उसकी नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है। सेकंड पॉइंट, हृदय में उपस्थित वाल्व। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा था धमनी और शिराओं में, तो हमारे पास हम पढ़ चुके हैं
कि हमारे पास शिराओं में वाल्व होते हैं। तो ये वाल्व क्या करते हैं? हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकने को सुनिश्चित करते हैं। इसका मतलब रुधिर उल्टी दिशा में ना चला जाए, तो इसको लिए क्या होते हैं, हमारे हृदय में कुछ वाल्व होते हैं जो रुधिर को वापस उल्टी दिशा में नहीं जाने देते। इसका मतलब अलिंद से नीले में जा रहा है तो उसे वापस नीले से अलिंद में नहीं जाने देते, या जैसे हमारे धमनी शिराओं में एंटर कर रहा है तो इसे वापस नहीं जाने देते। थर्ड, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। और इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। हम जानते हैं मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ हैं। दाएं हिस्से वाली साइड में हमारे पास हृदय के 4 कोष्ठों में से दो कोष्ठ बाईं ओर है और 2 कोष्ठ दाईं ओर है। तो आप देखिएगा एक साइड ऑक्सीजनित रुधिर है, एक साइड विऑक्सीजनित रुधिर है। तो हृदय का दायां या बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है कि उन्हें मिलने नहीं देता। और इस तरह से बंटवारे से क्या होगा, शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, अर्थात शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, पर्याप्त मात्रा में। 4th पॉइंट, जल स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में तीन कोष्ठीय हृदय होता है, अर्थात उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को का कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। जल स्थलचर मीन ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, और बहुत से सरीसृप मीन रेंगने वाले जीव। इन जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, अर्थात इनका हृदय 3 कोष्ठ से बना होता है। और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर का कुछ समय तक मिलना, कुछ सीमा तक मिलना, थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, यहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है। जैसे हमारे पास फेफड़े हैं, उनके पास क्या होते हैं, क्लोम होता है, जहां यह ऑक्सीजनित होता है और फिर सीधा शरीर में प्रवेश करता है।
इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। इसे एकल परिसंचरण कहते हैं। तो मछली के अंदर क्या है हमारे पास? मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ हैं। यहां से रुधिर सबसे पहले कहां भेज दिया जाएगा? क्लोम में। क्लोम में क्या होगा? वहां इनका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मीन उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो सारा रुधिर फिर कहां जाएगा? सीधा शरीर में, और शरीर से वापस क्या है? वी एसिड रुधिर दोबारा हृदय में एंटर करेगा। तो इस तरह मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार ही रुधिर हृदय में जाता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एकल परिसंचरण। जबकि मनुष्यों और अन्य कशेरुकी में, कशेरुकी क्या है? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। आपने देखा पहली बार ऑक्सीजन रुधिर फुफ्फुस से कहां एंटर करा? बायां लिंब, फिर बायां नीले, और फिर वो सारे शरीर के अंगों में गया, और शरीर के अंगों से फिर भी ऑक्सीजन रुधिर दोबारा फिर कहां आया? दायां लिंब, दायां नीले। इसका एक पूरे चक्र के दौरान हृदय के अंदर रुधिर 2 बार एंटर किया, एक बार बायां लिंब में और एक बार दायां लिंब में। तो मनुष्य और अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में प्रवेश करता है। अब जब 2 बार प्रवेश करेगा तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, और एकल परिसंचरण को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो इस तरह से ये थे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रक्तदाब। अब क्या है रक्तदाब? जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है। अब हमारे पास रुधिर जो है वाहिकाओं में मूव कर रहा है, भले वो धमनी में मूव कर रहा है, भले वो शिरा में मूव कर रहा है, तो उस समय वो उसकी दीवारों के ऊपर कुछ दाब लगाता है। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, क्योंकि धमनियां क्या है? ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के सही भागों पास लेके जा रही हैं। किसी धमनी के अंदर निलय संकोचन के दौरान रक्त का जो दाब है उसे प्रकुंचन दाब या सिस्टोल कहते हैं। जिस समय निलय संकोचित होगा यानी कि निलय सिकुड़ेगा, तो ब्लड कहां जाएगा? ब्लड जाएगा हमारे पास महाधमनी के द्वारा शरीर के सही भागों के पास। उस समय जिन किसी धमनी के अंदर निलय संकोचन के दौरान रक्त का जो दाब है उसे हम बोलते हैं प्रकुंचन दाब। और जिस समय निलय शिथिल पड़ता है, तो निलय शिथिल पड़ता है तो उस दौरान जो रक्त का दाब है उसे अनुष्ठिलन दाब या डायस्टोल कहते हैं। तो एक आता है सिस्टोल जिसे बोलते हैं प्रकुंचन दाब, और दूसरा क्या है? अनुष्ठिलन दाब जिसे बोलते हैं डायस्टोल। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? निलय के संकोचित होने पर, फैलने पर। तो जिस समय निलय संकोचित होता है उस समय जो ब्लड प्रेशर है, उस समय जो रक्त का दाब है उसे बोलते हैं प्रकुंचन दाब या सिस्टोल। और जिस समय निलय शिथिल पड़ जाता है, फैल जाता है, तो उस समय जो रक्त का दाब है उसे क्या बोलते हैं? अनुष्ठिलन दाब जिसे बोलते हैं डायस्टोल। अब सामान्य जो यदि बात करें, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना है और सामान्य अनुष्ठिलन दाब कितना है, इसकी एक वैल्यू है जिसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं कि एक पर्सन का, एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है। सामान्य प्रकुंचन दाब जिसे हम बोलते हैं सिस्टोल, इसकी वैल्यू है 120 mm पारा। और अगला है हमारे पास सामान्य अनुशिथिलन दाब जिसे डायस्टोल बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 80 mm पारा। तो इसलिए इसे
यदि हम बात करके चले डॉक्टर भाषा में इसे 120/80, इसका मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए, नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए। यदि 120 या 80 आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि उस पर्सन का जिसका हमने ब्लड प्रेशर चेक किया है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब बात आती है रक्तदाब को कैसे मापा जाता है। रक्तदाब को स्फाइगमैनोमीटर नामक एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जिस समय उच्च रक्तदाब होता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उससे क्या होता है, उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। जिस समय पर्सन को, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है तो बहुत अधिक तनाव हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 120 से ऊपर चला जाता है, तो उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। जिस समय धमनियां सिकुड़ेंगी तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इससे रक्त परिवहन में प्रतिरोध बढ़ जाता है। जिस समय धमनियां सिकुड़ती हैं तो धमनियां क्या है, ऑक्सीजन रुधिर को आगे पास करने में रुकावट डालती हैं। तो जब रुकावट पड़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इससे धमनी फट भी सकती है। और जब धमनी फट जाएगी हमारे शरीर के अंदर तो आंतरिक रक्तस्राव क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो उस समय आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। हम कहते हैं कि नस फट जाती है तो वो ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। इसलिए हमें अपने रक्तदाब का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है मानव संवहन तंत्र का सबसे लास्ट टॉपिक, लसिका, जिसे लिम्फ बोलते हैं। मानव संवहन तंत्र का सबसे लास्ट अवयव जो है वह है लसिका या लिम्फ। अब क्या होता है लसिका या क्या है लिम्फ और क्या है इसके कार्य। यह रुधिर प्लाज्मा की तरह एक तरल उत्तक होता है। जैसे रुधिर प्लाज्मा पीले रंग का एक उत्तक है, इसी प्रकार से यह भी एक तरल उत्तक है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। जब केशिकाएं क्या हैं, कैपिलरीज, रुधिर वाहिकाओं से आगे कुछ शाखाएं निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं केशिकाओं। तो जब केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, केशिकाओं की भित्ति में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में जाती हैं। अब हुआ क्या, केशिकाओं की भित्ति से छिद्रों के द्वारा क्या निकला है, कुछ प्लाज्मा निकलता है, प्रोटीन निकलता है, या रुधिर कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स निकलती हैं। यदि ये बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है, हम जानते हैं उत्तक कोशिकाओं से बना है। तो उन कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है, कोशिकाओं के जो बीच में स्थान है उसे बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। तो जब उसमें आ जाता है तब लसिका जैसे तरल उत्तक का निर्माण करते हैं। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताया, प्लाज्मा है, प्रोटीन है, रुधिर कोशिकाएं, ये बाहर निकलकर क्या है उस समय लसिका जैसे तरल उत्तक का निर्माण करते हैं। अब इनका कार्य क्या है, पचा हुआ तथा शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा। जो शुद्रांत्र ने हमारे शरीर के अंदर, हम मानव पाचन तंत्र में शुद्रांत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे छोटी आंत भी बोलते हैं। तो उसके द्वारा जो अवशोषित वसा है, वसा उसने अवशोषित किया है, इसका वहन लसिका के द्वारा होता है तथा यह अतिरिक्त दाब को, अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में लेके जाता है। अर्थात जो हमारे पास तरल पदार्थ कोशिकाओं के बाहर इकट्ठा हो जाता है, बाहर की तरफ जो स्पेस में इकट्ठा हो जाता है, तो ये वापस उसे रुधिर में लेकर जाता है। तो मेन कार्य इसका क्या है, पचा हुआ तथा शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। तो ये थे हमारे पास मानव संवहन तंत्र, उसके अवयव, रुधिर, उसके बाद हमने पढ़ा रुधिर वाहिकाएं, धमनी और शिराओं के बारे में। फिर हमने पढ़ा मानव हृदय के बारे में, मानव हृदय की प्रक्रिया, कुछ महत्वपूर्ण अवयव या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और उनके बाद हमने पढ़ा रक्तदाब के बारे में, अति रक्तदाब के क्या नुकसान हैं, और साथ साथ हमने पढ़ा लसिका के बारे में। तो ये थे हमारे इस वीडियो के टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से आए और आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो आप सभी मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्ला इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।